हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल टेगर स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों की डेली क्लास चल रही है उड़ान एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो आप सब डेली आइए और क्लासेस देखिए। तो आपको अभी हाल ही में सुमित सर बहुत सारे मुद्दों पे भी क्लास ले रहे हैं, जैसे कि तहब्बुर राणा हुआ और जो जंगलों की कटाई को लेकर हुआ, और भी मुद्दों को ऊपर हमने क्लासेस लिए। ट्रांसिम बैंड की क्लास ली है गौरव गौरव सर ने। तो सब क्लासों को आप देखिए, सब क्लासों को, और अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। और करंट अफेयर के आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, शॉर्ट्स नोट्स, जिससे कि एग्जाम टाइम पे आप रिकॉल कर सकें जल्दी से जल्दी। तो बढ़ते हैं हम आज की 24 अप्रैल की करंट अफेयर की ओर। करंट अफेयर की बात राहुल सर के साथ, एग्जाम कोई भी हो इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो बढ़ते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर अपने। तो हम बात करते हैं रसेल वाइपर। रसेल वाइपर के लिए बेनम मैप्स किस संस्थान ने विकसित किया है ताकि सर्पदंश के इलाज में मदद मिल सके। रसेल वाइपर की हम बात करें तो रसेल वाइपर होते क्या हैं। रसेल वाइपर एक प्रकार के सांप होते हैं, जो कई एक विशाल सांप होते हैं जो अजगर टाइप के नहीं होते हैं, जो येलो येलो कलर के होते हैं, उनके शरीर पर जो चिट्टे होते हैं तुमने देखे हो काले काले, तो उनको बोलते हैं रसेल वाइपर। इनके लिए बेनम मैप्स तैयार किया है, किसने तैयार किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने किया है, या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है, या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने किया है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, किसने किया है? तो रसेल वाइपर के लिए बेनम मैप्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ बेंगलोर ने किया है। किसने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने। किसने? बेंगलोर। किसने किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ बेंगलोर ने। तो रसेल वाइपर, अभी क्या है, शोधकर्ताओं ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 115 रसेल वाइपरों के विष को इकट्ठा किया और उन पर जांच की, उनका अध्ययन किया। उस अध्ययन में पता चला कि विभिन्न जैसे तापमान होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तापमान होते हैं, तो उन तापमानों में उस जहर का क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा लक्षण रहेंगे उसके, तो इन सबका अध्ययन किया। उसको बोलते हैं रसेल वाइपर का वेनम वेब्स। तो उससे क्या होगा कि अलग अलग जैसे कि शुष्क जो क्षेत्र होते हैं, शुष्क क्षेत्र, उन पे जो पाए जाते, उनमें जो शुष्क क्षेत्रों में जो रसेल वाइपर पाए जाते हैं, उनमें प्रोटीन एंजाइम की अधिकता होती है, जिससे क्या है, ऊतकों को वो बहुत जल्दी नष्ट कर देता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग जगह के अलग अलग क्षेत्रों के रसेल वाइपर का वेनम वेब्स तैयार किया है, जिससे क्या होगा, चिकित्सा में जल्दी उपचार कर सके और उसके अच्छे अच्छे तुष्टिकरण अपन दे सकें। तो इसके लिए रसेल वाइपर के लिए मैंने वेनम वेब्स तैयार किया गया है। तो बढ़ते हैं हम आगे इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। बेंगलुरु ने बेहतर एंटी वेनम लक्ष्यीकरण लक्ष्यीकरण के लिए विश्व वितरण मानचित्र बनाए हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अगर दिवस से क्वेश्चन आता है तो मैं आपको हमेशा ही दिवस के सारे क्वेश्चन रिवाइज कराता हूं, तो हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं अपने अप्रैल में पढ़ने वाले सारे दिवसों का। तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, विश्व ऑटिज्म ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 2 अप्रैल को बना वो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 2 अप्रैल को। लिखे हैं क्या? नहीं लिख लेते हैं, इसे याद रहेगा। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। अच्छा, महावीर जयंती कब मनाते हैं? महावीर जयंती के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती कब मनाते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती। और विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हमसे पूछा है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस कब मनाते हैं? अच्छा, विश्व पुस्तकालय
कर्मचारी दिवस ये कब मनाते हैं? और भी दिवस है अप्रैल में, जगह कम है थोड़ी सी, तो हम पढ़ते हैं, इन्हीं को देख लेते हैं, बाकी मैं मुंह से बता दूंगा आपको। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये 2 अप्रैल को, कब? 2 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, कब मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस? 7 अप्रैल को। महावीर जयंती 10 अप्रैल को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को, कब? 14 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, कब? 17 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को। विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है अपना 23 अप्रैल को। और विश्व पुस्तकालय कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है अपना? ये 9 अप्रैल को मनाया जाता है। अब जैसे कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बचा अपना, वो 24 अप्रैल को मनाते हैं, कब? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। तो अभी क्या क्वेश्चन है अपना कि भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है, कब? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या हुआ था कि भारत के जो पहले प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिल्ली के मैकऑफ हाउस में उन्होंने प्राथमिक जो आईएएस अधिकारी थे उनके बैच को संबोधन देते हुए अपने भाषण में कहा था कि यह भारत की स्टील ऑफ फ्रेम है, स्टील ऑफ फ्रेम है, यह भारत की शासन व्यवस्था की रीढ़ है। किसको कहा था? राष्ट्रीय सिविल सेवा अधिकारियों को। तब से उनकी याद में यह मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। यह 1947 में सिविल सेवकों को सरदार पटेल द्वारा दिए गए संबोधन की स्मृति में मनाया जाता है। किसमें मनाया जाता है? सरदार पटेल जी की दिए गए संबोधन की स्मृति में इस दिवस को मनाया जाता है। किसको? राष्ट्रीय सिविल सेवकों के दिवस को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2025 में किस प्रमुख वैश्विक व्यक्ति के निधन पर भारत ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है? तो अभी 21 अप्रैल को पॉप फ्रांसिस जी का निधन हो गया है। किसका हुआ है? पॉप फ्रांसिस जी का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पॉप फ्रांसिस जी का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। सॉरी, 88 वर्ष की उम्र में। 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ये पॉप फ्रांसिस के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो कब हुआ इनका निधन? 21 अप्रैल को। कब हुआ इनका निधन? 21 अप्रैल को। पॉप फ्रांसिस ये पहले पॉप फ्रांसिस की हम बात करें तो पॉप फ्रांसिस ये 12 वर्ष तक रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख रूप में काम किया था इन्होंने। कितने पे? इनके थोड़ा सा बचपन की बात करें, जब ये पहले बाउंसर भी रह चुके हैं। बाउंसर से लेके पॉप बनने तक की इनकी कहानी मैं आपको बताता हूं। इनको 12 साल की उम्र में एक अमालिया नाम की लड़की से प्रेम हो गया था। लेकिन क्या है, अमालिया के माता पिता ये इस प्रेम के लिए तैयार नहीं हुए थे क्योंकि इनकी उम्र उस टाइम पे बहुत कम थी। तो अमालिया ने एक रिपोर्ट में कहा था कि मैं अगर मना कर दूंगी तो ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रिजेक्शन होगा दुनिया के लिए, क्योंकि ये मैं मना कर दूंगी तो ये पादरी बन जाएंगे। तो ये पादरी के साथ साथ 2013 में पॉप के रोमन कैथोलिक चर्च में प्रमुख भी रहे हैं पादरी के साथ साथ। कौन? पॉप फ्रांसिस। पहले इन्होंने बाउंसर के रूप में भी कार्य किया। तो इनके निधन पर भारत ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। कितने दिन का? 3 दिन का। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। पॉप फ्रांसिस के वैश्विक प्रभाव के चलते विश्व भर में शोक की घोषणा की गई है। ये हमेशा ही अपने गरीबों और वंचितों के लिए काम करते आए हैं। और पॉप फ्रांसिस का जीवन हमें यह सिखाता है कि सेवा, सहानुभूति और समावेशिता के महत्व को याद दिलाता है। यह पहले लैटिन अमेरिकी और पहले जेसुइट और पहले यूरोपीय पॉप बने। कौन बने? पहले यूरोपीय पॉप बने। इन्होंने अपने एक भाषण में कहा था, समलैंगिकता के ऊपर कहा था। समलैंगिकता के लिए वो बहुत उदारवादी थे। उन्होंने कहा था अगर कोई भगवान की शरण में जाना चाहता है तो मैं कौन होता हूं उनको जज करने वाला। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
गूगल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए नए कंप्यूटर चिप का नाम क्या है? तो क्या नाम है गूगल द्वारा नए कंप्यूटर चिप का? टाइटन, टाइटन, आयरनवुड, टेंस टेंसर फ्लो या क्वांटम? क्या नाम है गूगल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए कंप्यूटर चिप का? तो आयरनवुड नाम है। क्या नाम है? आयरनवुड। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? डेटा सेंटर और एआई के प्रदर्शन को बेहतर बनाना। क्या है? डेटा सेंटर और एआई के प्रदर्शन को बेहतर बनाना। गूगल ने आयरनवुड नामक कौन सी आयरनवुड नामक चिप को लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य क्या है? डेटा सेंटर और एआई चिप के एप्लीकेशन को में प्रदर्शन को बेहतर बनाना है। यह गूगल की कस्टम सिलिकॉन रणनीति का हिस्सा है। किसका? कस्टम सिलिकॉन रणनीति का हिस्सा है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज किस देश में बनाया जा रहा है? तो अभी दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चीन में बनाया जा रहा है। कहां पे? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड। तो चीन में बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। कहां पे बनाया जा रहा है? चीन में बनाया जा रहा है। हम बात करें दुनिया के सबसे ऊंचे, चीन में कहां पे बनाया जा रहा है? तो ये गुइजोन में, गुई जोंग गुइजोंग में ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। कौन से? इस पुल का नाम क्या है? हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। क्या है? हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। यह नदी से 625 मीटर की ऊंचाई पे बनाया जा रहा है। कितनी ऊंचाई पे? 625 मीटर की ऊंचाई पे बनाया जा रहा है। कितनी ऊंचाई पे? 625 मीटर की ऊंचाई पे बनाया जा रहा है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पुल रहेगा। क्या रहेगा? विश्व का सबसे ऊंचा पुल। अच्छा, हम जापान की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जापान की कैपिटल करेंसी क्या है? दक्षिण कोरिया की क्या है? चीन की क्या है? थाईलैंड की क्या है कैपिटल करेंसी? चीन की क्या है? तो हम जापानी कैपिटल की बात करें, जापानी कैपिटल है टोक्यो। और करेंसी क्या है जापान की? येन। दक्षिण कोरिया की कैपिटल और करेंसी क्या है? तो करेंसी है यहाँ की सॉल। कैपिटल आप लोग बताइए, चीन की कैपिटल क्या है? चीन की कैपिटल है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। और करेंसी क्या है? युआन। थाईलैंड की कैपिटल और करेंसी क्या है? थाईलैंड की कैपिटल है अपनी बैंकॉक। पता ही होगा आप सबको। और करेंसी क्या है? बहत। करेंसी क्या है? बहत। क्या करेंसी है? बहत। अगर हम बात करें, अच्छा साउथ कोरिया रह गया अपना, तो साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोन। क्या है? सियोन। करेंसी क्या है? वॉन। क्या है? करेंसी वॉन। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चीन के गुइजोंग हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का है। इसकी ऊंचाई नदी से 625 मीटर की ऊंचाई पे है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पुल है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पुल है। चीन के गुइजोंग प्रांत में हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। चीन के गुइजोंग प्रांत में हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यह नदी से कितना? 625 मीटर की ऊंचाई पर होगा। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 की मेजबानी कर रहा है? तो डेजर्ट फ्लैग 10 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो अभी डेजर्ट फ्लैग में भारत की वायुसेना ने भी हिस्सा लिया है। भारत की वायुसेना ने भी इसमें हिस्सा लिया है। तो इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? जापान कर रहा है। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? जापान कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है, भारत कर रहा है, या फिर संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है? तो इसकी मेजबानी अभी संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है। कौन कर रहा है? संयुक्त अरब अमीरात। तो भारत भी इस वायुसेना में वायु अभ्यास में हिस्सा लिया है, भारत ने भी। अगर हम बात करें, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? यूएई। मेजबानी कौन कर रहा है? यूएई। अगर हम
सैन्य अभ्यासों की बात कर रहे हैं तो कुछ सैन्य अभ्यासों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। और ये अभ्यास डेजर्ट फ्लैग टेंट कब से कब तक चलेगा? कब से कब तक चलेगा ये? 21 अप्रैल से 8 मई तक। कब से कब तक? 21 अप्रैल से 8 मई तक। कब से कब तक? 21 अप्रैल से 8 मई तक ये अभ्यास चलेगा। तो भारत और जापान के बीच में कौन से अभ्यास होते हैं ये बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में कौन कौन से होते हैं ये बताइए। और यूएई और इसके बीच में कौन से होते हैं? भारत के बीच में। तो भारत और जापान के बीच में कौन कौन सा होता है बताइए। धर्म गार्डियन। कौन सा अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच में? धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन। और संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में कौन कौन से होते हैं? टाइगर ट्रम्प होता है और वज्र प्रहार होता है। कौन सा? टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार। और यूएई और इंडिया के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो इनके बीच में होता है ड्राई साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन। कौन सा? डेजर्ट साइक्लोन। कौन सा होता है? डेजर्ट साइक्लोन। अच्छा, भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? तो वरुण होता है, गरुण होता है, शक्ति होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं? तो भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति होता है। और भारत और रूस के बीच में कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? तो भारत और रूस के बीच में इंद्र सैन्य अभ्यास होता है। कौन सा? इंद्र। और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे डस्टलिक 6। कौन सा? डस्टलिक 6। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय वायुसेना भारतीय वायुसेना डेजर्ट फ्लैग 10 नामक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास में भाग ले रही है। यह अभ्यास कब से कब तक चले? 21 अप्रैल से 8 मई तक संयुक्त अरब अमीरात के दाफरा कौन से? अल दाफरा एयरबेस पर आयोजित किया जा रहा है। कहां पे? अल दाफरा एयरबेस पर आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में विभिन्न वायुसेनाएं यथार्थवादी युद्ध परिदृश्यों में प्रशिक्षण लेती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर। अच्छा, पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर होता क्या है? प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर एक ऐसा रिएक्टर है जो बिजली उत्पादन में खपत से अधिक परमाणु ईंधन उत्पन्न करता है और फास्ट न्यूट्रॉन का उपयोग करता है। किसका? फास्ट न्यूट्रॉन का उपयोग करता है। यह ऐसा परमाणु रिएक्टर है जो बिजली उत्पादन में परमाणु ईंधन उत्पन्न करता है, खपत से अधिक परमाणु ईंधन का उपयोग करता है उत्पन्न करता है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर लिख देता हूं। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर ऐसा परमाणु रिएक्टर है ऐसा परमाणु रिएक्टर है जो बिजली उत्पादन से अधिक बिजली खपत से अधिक बिजली खपत ऐसा परमाणु रिएक्टर है जो बिजली उत्पादन में खपत से अधिक परमाणु ईंधन
खपत से अधिक बिजली उत्पादन में। बिजली उत्पादन में खपत से अधिक परमाणु ईंधन, परमाणु परमाणु ईंधन बिजली उत्पादन में खपत से अधिक परमाणु ईंधन उत्पन्न करने के लिए, परमाणु ईंधन उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न करने के लिए फास्ट न्यूट्रॉन का उपयोग करता है। क्या होता है प्रोटोटाइप फास्ट रीडर? प्रोटोटाइप फास्ट रीडर एक ऐसा परमाणु रिएक्टर है जो बिजली उत्पादन में खपत से अधिक परमाणु ईंधन उत्पन्न करने के लिए, खपत से अधिक परमाणु ईंधन उत्पन्न करने के लिए फास्ट न्यूट्रॉन का उपयोग करता है। तो अभी तमिलनाडु के कलपक्कम में, कहां पे? तमिलनाडु के कलपक्कम में 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के फास्ट अप्रोच टू क्रिटिकलिटी को आधिकारिक तौर पर अनुमति दे दी है, जो भारत का पहला स्वदेशी पीएफबीआर है। कहां पे? तमिलनाडु के कलपक्कम में, तमिलनाडु के कलपक्कम में। कितनी? 500 मेगावाट। या भारत का पहला स्वदेशी पीएफबीआर है। क्या है? भारत का पहला स्वदेशी पीएफबीआर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, हम देख लेते हैं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के सीएम कौन है? कर्नाटक की कैपिटल क्या है? कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के सीएम कौन है? तो कर्नाटक के सीएम है अपने सिद्धारमैया जी। कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो थावरचंद गहलोत। कौन है कर्नाटक के गवर्नर? थावरचंद गहलोत। तमिलनाडु की बात कर, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु के सीएम कौन है? तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। केरल, केरल की बात करें, केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? तो राजन अर्चलेकर। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आप बताइए आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है अपनी? तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अपनी क्या है? अमरावती। और आंध्र आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? अमरावती। क्या है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। कौन है सीएम? चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर कौन है यहाँ के? तो अब्दुल नजीर। कौन है? अब्दुल नजीर। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला पीएफबीआर तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है। यह रिएक्टर उन्नत परमाणु ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो तेज न्यूट्रॉन का उपयोग करता है और जितना ईंधन खपत करता है उससे अधिक उत्पन्न करता है। क्या करता है? जितना ईंधन यह जितना ईंधन खपत करता है ना, उससे अधिक तो यह उत्पन्न कर देता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है? तो किस राज्य ने किया है? महाराष्ट्र ने किया है, या मध्य प्रदेश ने किया है, उड़ीसा ने किया है, या फिर कर्नाटक ने किया है? तो किस राज्य ने डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है? संरक्षण आरक्षित क्षेत्र का मतलब होता है कि आर्द्रता जो भूमि होती है ना, उनको बोला जाता है संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। तो अभी 30 एकड़ में फैली डीपीएस फ्लेमिंगो झील को उच्च ज्वार के दौरान, किसके दौरान? डीपीएस फ्लेमिंगो झील को 30 एकड़ में फैली डीपीएस
फ्लेमिंगो झील, अभी 30 एकड़ में फैली हुई डीपीएस फ्लेमिंगो झील को उच्च ज्वार के दौरान, उच्च ज्वार के दौरान ठाणे क्रीक, ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, फ्लेमिंगो अभ्यारण्य के लिए, अभ्यारण्य से पलायन करने के लिए, फ्लेमिंगो पलायन करने के लिए, पलायन करने के लिए, पलायन करने के लिए फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो के लिए यह स्थान विश्राम और, विश्राम और भोजन व्यवस्था के लिए, भोजन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। क्या है? 30 एकड़ में फैली डीपीएस फ्लेमिंगो झील के उच्च ज्वार के दौरान, उच्च ज्वार के दौरान ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य से पलायन करने वाले फ्लेमिंगो के लिए एक महत्वपूर्ण विश्राम और भोजन स्थल करने के रूप में कार्य करती है। ठाणे क्रीक, ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो झील अभ्यारण्य को पहली, ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य को झील को संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। कहां पर है ये झील? तो ये झील महाराष्ट्र में, कहां पे है? महाराष्ट्र में। कहां पे ये झील? महाराष्ट्र। तो हमारा कुछ आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र के सीएम कौन है और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? मध्य प्रदेश का भी बताइए, ओडिशा के भी बताइए, कर्नाटक की भी बताना है। तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र की अगर हम सीएम की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के गवर्नर की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के सीएम है अपने डॉक्टर मोहन यादव। और गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश के? मंगूभाई छगनलाल पटेल। उड़ीसा की सीएम बताइए, कैपिटल बताइए। उड़ीसा ही भुवनेश्वर है कैपिटल। सीएम बताइए, गवर्नर बताइए। कर्नाटक की, कर्नाटक की कैपिटल है अपनी क्या है? बेंगलोर। और कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो कर्नाटक के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के कौन है बताइए? उड़ीसा के मोहन चरण मांझी और हरिभाऊ भुवनेश्वर। कौन है? मोहन चरण मांझी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? हरिभाऊ कंभापति। कौन है? कुंभापति। तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड ने, किसने? महाराष्ट्र राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। क्या घोषित किया? संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। यह 30 एकड़ में झील फ्लेमिंगो के लिए एक महत्वपूर्ण आवास और ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो के लिए, ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य से। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? विनीत जोशी जी को नियुक्त किया है, या फिर अरुण अरुण खुराना जी को, या फिर अरविंद श्रीवास्तव जी को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो अभी हाल ही में राजस्व सचिव के रूप में अरविंद श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? अरविंद श्रीवास्तव जी को। इनके पास प्रशासनिक और राजकोषीय नीति का बेहतर अनुभव है। प्रशासनिक और राजकोषीय नीति का, राजकोषीय नीति का अनुभव। हम बात करें अरुण खुराना जी की और ब्रीज जोशी जी की, तो अरुण खुराना जी कौन थे? अरुण खुराना जी इंडस्ट्रियल बैंक के डिप्टी सीएफओ थे। कौन? डिप्टी सीएफओ। इनकी जगह पर अब कौन आ गया अरुण खुराना जी के इंडस्ट्रियल बैंक में डिप्टी सीएफओ के रूप में? तो संतोष कुमार जी ने इनकी जगह ली है। हम बात करें विनीत जोशी जी की, तो विनीत जोशी जी
मणिपुर कैडेट के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। क्या है? 1992 बैच मणिपुर के 1992 बैच के अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी। क्या है? आईएएस अधिकारी। और क्या है? ये 2024 में, कब कब 2024 में मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। कब? 2024 में। 2024 में मणिपुर सरकार में मुख्य सचिव के रूप में, मुख्य सचिव मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया है। तो वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अरविंद श्रीवास्तव को। किसको नियुक्त किया है? अरविंद श्रीवास्तव जी को। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अरविंद श्रीवास्तव को हाल ही में वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया है। उनके पास सार्वजनिक प्रशासन और राजकोषीय नीति का बेहतर अनुभव है। बढ़ते हैं इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन, किस देश ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा है? तो रूस ने लगाया है। किसने लगाया है? रूस ने लगाया है, या फिर जापान ने, चीन ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करें तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो अभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो चीन ने प्रतिबंध लगाया है। ये प्रतिबंध ऐसे टाइम पे लगा है जब टैरिफ के ऊपर पूरे विश्व भर में ट्रेड वॉर चल रहा है। कब लगा है? ऐसे टाइम पर लगाया है ये प्रतिबंध चीन ने, जब विश्व भर में भारत, जबकि अमेरिका और चीन के बीच में बहुत खतरनाक तरीके से ट्रेड वॉर चल रहा है टैरिफ को लेकर। तो चीन ने एक बार बोला भी था, एक न्यूज़पेपर में बोला भी था चीन ने कि अमेरिका डिसाइड कर ले कि वो कितना टैरिफ लगाना चाहता है। तो अभी इससे क्या होगा कि इस टैरिफ से चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। यह कदम अमेरिका चीन व्यापार युद्ध के बीच लिया गया है। कब लिया है? अमेरिका और चीन के व्यापार युद्ध के बीच में लिया है। इससे क्या होगा? वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक वैश्विक आर्थिक श्रृंखलाओं पर प्रभाव पड़ेगा। होता क्या है रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, इससे कई उद्योग प्रभावित होंगे। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के प्रतिबंध से कई उद्योग प्रभावित होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यह दुनिया का लगभग रेयर अर्थ एलिमेंट्स दुनिया का लगभग 90% उत्पादन और निर्यात दोनों चीन करता है रेयर अर्थ एलिमेंट का। तो इससे हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो अब हम बात करें रूस की, तो रूस की कैपिटल क्या है और रूस की करेंसी क्या है, और कैपिटल क्या है रूस की? तो रूस की कैपिटल है मॉस्को। क्या है? मॉस्को। और रूस की करेंसी क्या है? तो रूस की करेंसी है रूबल। जापानी कैपिटल क्या है? जापानी कैपिटल टोक्यो। करेंसी क्या है? येन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या है? येन। बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। चीन ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए रियल रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। यह कदम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि चीन इन महत्वपूर्ण सामग्रियों का प्रमुख उत्पादक है। मैंने कहा था ना, दुनिया का लगभग 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स चीन से होता है। बढ़ते हैं इसी के साथ, कल के क्वेश्चन है ये रिवीजन के, रिवीजन कर लेते हैं इनका थोड़ा सा। भारत में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई एपीएमयू का उद्घाटन किसने और कब किया? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया।
कौन? युवा मामले के मंत्रालय है इनके पास है, और खेल मंत्रालय भी इन्हीं के पास में, किसके पास? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। एपीएमयू का उद्घाटन। आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के लिए किस तिथि को अध्यादेश को मंजूरी दी? तो मंत्रिमंडल ने इसको 15 अप्रैल को मंजूरी दी। कब दी? 15 अप्रैल को। और राज्यपाल ने इसको मंजूरी कब दी? तो 17 अप्रैल को मंजूरी दी। विश्व यकृत दिवस पहली बात तो बनाया कब जाता है, और इसकी थीम क्या है विश्व यकृत दिवस की? तो विश्व यकृत दिवस की थीम है भोजन ही दवा है। इसरो नासा का निस्सार मिशन किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया? तो ये पृथ्वी की सतह और पारिस्थितिक तंत्र में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी। क्या है? पृथ्वी की सतह और पारिस्थितिक तंत्र में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी। ये क्या हो? विश्व पृथ्वी की सतह के का अवलोकन करेगा। भारत सरकार ने वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को किस वर्ष तक राष्ट्रीय जल मिशन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो 2026 तक। कब तक? 2026 तक। इनको मैंने बताया भी था आपको, राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया और जल पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने राजस्थान के अलवर में 8600 से अधिक जल संरचनाओं को निर्माण किया, और साथ ही साथ 1000 से अधिक गांवों के जल संकट का इन्होंने समाधान किया है। इसके लिए इनको कई पुरस्कार दिए जा चुके हैं। 2001 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 2015 में इसको वाटर राइज पुरस्कार दिया जा चुका है। इसलिए इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया और जल पुरुष भी कहा जाता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया और जल पुरुष। एसीआई 2024 के अनुसार दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में भारत का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है? तो भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में जो है वो 2024 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है। कौन से नंबर पे? 2024 की रिपोर्ट में 9वें नंबर पर। 2025 की रिपोर्ट में कौन से नंबर पे? ये 7वें नंबर पे। बढ़ते हैं इसी के साथ 7 क्वेश्चन अपना। किस मंत्रालय ने सचिवालय सुधार रिपोर्ट का 20वां संस्करण जारी किया है? तो कार्मिक मंत्रालय। कार्मिक मंत्रालय के मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह कार्मिक मंत्रालय के मंत्री हैं। एसबीआई कार्ड और टाटा डिजिटल द्वारा लॉन्च किए गए सह ब्रांडेड टाटा न्यू एसबीआई कार्ड के दो वेरिएंट्स कौन कौन से हैं? तो दो वेरिएंट्स कौन कौन से हैं? टाटा न्यू प्लस और टाटा न्यू इन्फिनिटी। कौन? टाटा न्यू इन्फिनिटी। नवा क्वेश्चन अपना। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय शहर ने 14 अप्रैल को आधिकारिक रूप से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? तो न्यूयॉर्क सिटी ने। किसने किया है? न्यूयॉर्क सिटी ने। 10वां क्वेश्चन अपना। फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो जू बेंजिन ने। यह लगातार पांचवी बार खिताब जीती हैं। तो ये हमारा ऑफलाइन सेक्टर आज के लिए इतना ही। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है। ये हमारे एड्रेस है संस्था का 46 फर्स्ट फ्लोर अर्चना टावर इंद्रपुरी भोपाल। ये हमारी संस्था के फोन नंबर है। और दोस्तों हाल ही में 22 अप्रैल को जो पहलगांव में जो घटना हुई है उसका बेहद दुख है। तो इसके लिए हमारे सुमित सर ने कल जो वीडियो बनाया था उसको देखिए। और सुमित सर की एक बात है जो मुझे याद है, उन्होंने अपने कल की क्लास में बोला भी था वो बात कि हम अम्ल चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, कि हम अम्ल चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। ये हमारी, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। आपको करियर से रिलेटेड या फिर बैच के लिए या फिर कोई वैकेंसी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमारी संस्था के इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और कल के लिए बेहद दुख हूँ। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और सुमित सर की क्लास एक बार जरूर देखिएगा कल वाली। थैंक यू।